गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस पीटीआई के लिए क्या रुकावटें हैं, हमें ज्वाइन किया है शफी जान साहब ने जो सूबाई वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के। आज गिलगित बल्तिस्तान जाने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक जब एयरपोर्ट जा रहे थे अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए स्कर्दू में, तो वो सड़क बंद थी और पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के पेश नज़र उस सड़क पर रुकावटें खड़ी की गई, जिससे लाइनें लग गई। मुसाफिर बहुत सैकड़ों मुसाफिर फंस गए और ये दोनों रहनुमा भी एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच सके, और जब एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचे तो फ़्लाइट मिस हो गई और वो स्कर्दू नहीं जा सके। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर एक स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि हमें इलेक्शन हरवाने की कोशिशें हो रही हैं। शफी जान साहब, आप बताइएगा, आपका एक बयान भी आया है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन इमरान खान जीत, अब सिर्फ नताइज वसूल करने हैं और उनको महफूज करना है। तो नताइज कहाँ से वसूल करने हैं और कैसे महफूज करेंगे? वहाँ पे स्कर्दू और गिलगित तक पहुँच तो आप लोग सके नहीं हैं। सबसे पहले अफसार साहब आपका शुक्रिया। जहां तक गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की बात है तो इमरान खान साहब जो है वो अमली तौर पे जीत चुके हैं। आप वहां पे तहरीक इंसाफ की रैलीज देखेंगे, आप वहां पे एक जोश एक जुनून है तहरीक इंसाफ का, और गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपना फैसला कर बैठे हैं कि वो 7 जून को इमरान खान के कैंडिडेट की जो भी निशान होगा उस पर मोहर लगाएंगे और तहरीक इंसाफ को कामयाब बनाएंगे। इससे पहले हमने वहां की एक गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी थी, उसके साथ हमने इल्हाक किया और उसका जो निशान था वो पोलो मैन था, उसको लिया गया, लेकिन उस पर भी पाबंदी लगाई गई। फिर हमारे उम्मीदवारों को आजाद कंसिडर कर दिया गया और डिफरेंट निशानात दिए गए। फिर आपने कल देखा कि जुनैद अकबर खान साहब जो कि कौमी असम्बली के मेंबर हैं, उनके हमरा महबूब शाह साहब थे, MNA डॉक्टर अमजद साहब थे, तो वो वहां पे मौजूद थे, तो उनको पहले गिरफ्तार किया गया और फिर सुबह बदर कर दिया गया। फिर आज सुबह के फुटेज आपके सामने होंगे कि जब असद कैसर साहब फ्लाइट के जरिए गिलगित बल्तिस्तान जाना चाहते थे, स्कर्दू जाना चाहते थे, तो पूरी रूट जो था वो पंजाब पुलिस ने बंद कर दिया और उनकी फ्लाइट जो है वो मिस कर दी है। इसका मतलब ये है। और दूसरी साइड पे अगर आप देख लें तो कायरा साहब पीपल्स पार्टी के हैं, वो पिछले 40 दिनों से वहां पे मौजूद है। फिर नून लीग की पूरी क़यादत वहां पे मौजूद है। अपोजिशन लीडर इबाद साहब जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के नून लीग के रहनुमा है, अपोजिशन लीडर है, वो वहां पे कल पहुंचे हैं। तो उनको आजादाना अपनी कैंपेन की इजाजत है, पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को, लेकिन रियासत का जो एक रवैया है तहरीक इंसाफ के मुतालिक वो वही बरकरार है कि हमें कोई ब्रीथिंग स्पेस नहीं मिल रही, हमें कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल रही। वहां पे जो हमने चीज देखी, जो मेरी बात हुई जुनैद अकबर खान साहब से, तो वहां पे अब सिर्फ और सिर्फ ये फैसला करना है कि हमने अपने वोट को महफूज बनाना है। उसके लिए चाहे धरना देना पड़े, रास्ते बंद करना पड़े, वो हम करेंगे, क्योंकि फॉर्म 47 का तजुर्बा जो हमारे साथ हो चुका है ये इसी किस्म के इरादे रखते हैं। ये जो हमें कंपेन नहीं करने दी जा रही, ये दांधली के मुतरादिफ है। बात बड़ी वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ वहां लीड कर रही। जुनैद अकबर खान साहब कहाँ पे हैं इस वक्त? देखिए, जुनैद अकबर खान साहब तो कल गिलगित बल्तिस्तान से सुबह बदर कर दिए गए, उनको निकाल दिया गया वहां से, और वो वहां पे ही करीब ही मौजूद हैं। तो कल उन्होंने स्टेटमेंट भी दी थी कि अगर कोई नून लीग का या कोई पीपल्स पार्टी के जो सिटिंग MNAs हैं या मिनिस्टर्स हैं, क्योंकि मिनिस्टर भी वहां पे जो है वो तो कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन नून लीग के मिनिस्टर इस वक्त कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं, वो वहां पे ऐलानात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की खामोशी भी, कौन से मिनिस्टर कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, रिपोर्ट्स तो काफी सारी आई हैं। अमीर मुकाम की बात हो रही है कि वो वहां पे मौजूद थे। फिर अमीर मुकाम के भाई इबाद साहब कल वहां पे पहुंचे हैं, वो वहां पे ऐलानात कर रहे हैं। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि अगर, लेकिन इबाद मिनिस्टर तो नहीं है। नहीं, इबाद तो अपोजिशन लीडर है नून लीग का, लेकिन हमारे MNAs वो भी तो कोई मिनिस्टर नहीं था। जुनैद अकबर खान साहब, उसको क्यों निकाला गया है? सलीमुल्लाह साहब हमारे MNA हैं, उनको वहां से निकाला गया है। महबूब शाह MNA हैं हमारे, उनको वहां से निकाला गया है। डॉक्टर अमजद MNA हैं, उनको वहां से निकाला गया है। नईम हमारे MP हैं, उनको वहां से निकाला गया है। असद कैसर साहब को सुबह रोका गया है। तो ये जो एक रियासत में 2 दस्तूर चल रहे हैं, इसके खिलाफ तहरीक इंसाफ आवाज भी उठाएगी। अब हमारा फोकस जो है वो अपने वोट को महफूज बनाना है। अब हमारा फोकस जो है वो फॉर्म 47 की दांधली ना हो हमारे साथ, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। हमने रिजल्ट देखिए, वोट तहरीक इंसाफ का है, वोट इमरान खान तो को आप कहना ये चाहते हैं कि आपका फोकस अब वोटिंग पे है, अब आपकी लीडरशिप गिलगित बल्तिस्तान जाने की कोशिश नहीं करेगी? नहीं, बिल्कुल हमारे लोग जाने की कोशिश करेंगे,
कल कुछ हमारे और रहनुमा भी गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं, उनकी फ्लाइट भी है, कुछ बाय रोड भी जा रहे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन कल हमारी पूरी तैयारी है, अल्लाह करे कि वो वहां पे पहुंचे। अगर वो वहां पे नहीं भी पहुंचते तो अमली तौर पे हम इलेक्शन जीत चुके हैं। वोट को महफूज बनाना, उसके लिए मैकेनिज्म बनाने पे ही बात हो रही है, वज़ीर-ए-आला उसके लिए खैबर काम हो रहा है। पख्तूनख्वा सहेल अफरीदी साहब का कोई प्लान है जाने का? देखिए, उसके लिए आईनी पेचीदगियां और कानूनी पेचीदगियां देखनी पड़ेंगी, क्योंकि कोई कैबिनेट का मेंबर और कोई भी मनसब पे बैठा हुआ शख्स किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। अब वो कानूनी पेचीदगी हमें देखनी ठीक है। पड़ेगी, अगर हमें कानूनी इजाजत देता है तो बिल्कुल वहां पे जाएंगे। ठीक है, तो बैरिस्टर गौहर या अलीमा खान या इमरान खान की कोई और बहन वो जाएंगे? देखिए, जहां तक खान साहब की बहनों की बात है तो वो तो गैर सियासी हैं। जो इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से हो या मुलाकात के हवाले से हो तो वो वहां पे जरूर जाती, लेकिन ये एक सियासी अमल है और सियासी अमल में वो हिस्सा नहीं लेती। बैरिस्टर गौहर भी जाने की कल कोशिश करेंगे, सलमान अकरम राजा साहब कल जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि हमने सिर्फ एक चीज पे काम करना है, वो ये है कि हम अपने वोट को महफूज बनाएं, हम अपने वोट को फॉर्म 47 पे कन्वर्ट करें और हम अपना फॉर्म ठीक 47 है तो वो बैरिस्टर इलेक्शन गौहर कमीशन से और हासिल सलमान करें। अकरम राजा बाई एयर जाएंगे या बाई रोड जाएंगे? ये एक स्ट्रैटेजी अगर हम यहाँ पे ना ही बयान करें तो बेहतर है। कुछ लोग बाय रोड ठीक कल है। जा रहे हैं, हाँ, इनके ठीक है, अलावा भी, ठीक है। और कुछ बाय एयर भी जा रहे हैं। ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया शफी जान साहब हमसे बात करने का। और अपने प्रोग्राम की तरफ, बाकी प्रोग्राम की तरफ, टॉप स्टोरी हमारी आज की, और उसमें हमें ज्वाइन करेंगे मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब जो दिफाई तजज़ियाकार हैं, और अवैस सलीम साहब जो माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के, ह्यूस्टन से हमें ज्वाइन करेंगे। और हमारी आज की टॉप स्टोरी है ट्रंप पुरुम्मीद लेकिन फैसला फिर मुअत्तल। और इसके बाद हमारा आज का हॉट इशू होगा खुर्रम हुसैन साहब के साथ, जिसमें हम बजट के बाद क्या मज़ीद महंगाई आ रही है या तनख्वाह में इजाफा हो रहा है, इस पर बात करेंगे। और हमारी टॉप स्टोरी ट्रंप पुरुम्मीद लेकिन फैसला फिर मुअत्तल। जनरल जाहिद साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। ये बताइएगा कि एक फ़ैसला हुआ, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे एक पोस्ट की और उसमें बहुत सारी चीज़ें अनाउंस की। उसके बाद फिर एक मीटिंग हुई सिचुएशन रूम में, बाद भी फॉर्मली कोई फैसला अनाउंस नहीं किया। आपको कोई कन्फ्यूजन नज़र आ रही है वाइट हाउस में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अबसार साहब फॉर हैविंग मी। देखिए, कंफ्यूजन और तो नजर आ रही है जी। कंफ्यूजन तो बहुत जगहों पर नजर आ रही है। प्रॉब्ली ये सारी कंफ्यूजन जो जन्म ले रही है, ये वो अनफॉर्चुनेटली जो आप एक पहले ही बातचीत को शेप दिए बगैर या बातचीत को बढ़ाए बगैर या स्ट्रांगली इस्टेब्लिश किए बगैर जब आप अपनी होम ऑडियंस को एड्रेस करना शुरू कर देते हैं, प्रेशर ग्रुप्स को एड्रेस करना शुरू कर देते हैं, जब आप अपने उन एलिमेंट्स को एड्रेस करना शुरू, जो हार्ड लाइनर्स कहलाते हैं जी, जो खुश नहीं है आपकी पॉलिसी से, ऑफ टॉक्स, पॉलिसीज ऑफ टॉक्स से जो खुश नहीं है, तो उनको जब आप देखना चाहते हैं तो बहुत सी अप्रीहेंशन भी साथ शामिल हो जाती है, तो तब थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा होती है। देखिए, दोनों तरफ एक परप्लेक्स्ड किस्म का सिस्टम है जी। दोनों तरफ से एक कंफ्यूजन तो ना कहें, लेकिन एक अनरिलायबिलिटी कह ले, या जो पास्ट की हिस्ट्री है 47 ईयर्स को लेकर चल रही है, उसकी वजह से जो अनरिलायबिलिटी इस्टेब्लिश होगी, आई थिंक उस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन नजर आ रही है। बट एक चीज में तो मुझे कोई शक नहीं है, एक चीज पर तो दोनों इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि मिलिट्री से हम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकते, होने तो इसी नेगोशिएशन से हैं। अब दोनों कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल नोशन ऑफ विक्ट्री ड्रॉ किया जाए थ्रू दिस डायलॉग जी। ठीक, वैसे आप अमेरिका में मौजूद हैं, हम पाकिस्तान में मौजूद हैं, और ईरान हमारा हमसाया है। ज़ाहिर है हम पे तो डायरेक्ट असरात आ रहे हैं इस जंग के, और पाकिस्तान चाहता है कि ये जंग फ़ौरन ख़त्म हो और मईशत और तेल की कीमतें बेहतर हों। अमेरिका में भी सिचुएशन ऐसी है, जैसे जनरल साहब ने कहा कि होम ऑडियंस के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ये कर रहे हैं। हमें तो खबरें मिलती हैं कि वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत अनपॉपुलर हो गए हैं इस जंग की वजह से, और तेल और गैस की कीमतें बढ़ने की वजह से। आपका क्या तजिया इस पे? जी, बहुत शुक्रिया अबसार साहब। देखिए, आपका तजिया बिल्कुल दुरुस्त है, और जो खबरें आपको इस हवाले से मिल रही हैं, अब तो अमेरिकी मीडिया इस पर खुलकर बात कर रहा है कि आम लोग जो इस जंग से मुतासर हुए हैं, और ये जो जंग है ये पिछले 20 साल में जो एक वॉर फटीग है अमेरिका के अंदर, जिसका फ़ायदा उठाकर डोनाल्ड ट्रंप ने कैंपेन की थी, और उन्होंने कहा था कि न सिर्फ मैं जंगें ख़त्म करूंगा बल्कि उस कीमतों में भी कमी लाऊंगा,
वो दोनों चीजें नहीं हो सकी, बल्कि एक नई जंग उन्होंने छेड़ दी। अब पहले हफ्ते में इस जंग के कोई 11 अरब डॉलर का खर्चा तो पेंटागन ने अपने मुंह से खुद माना था। अभी कोई 2 हफ्ते पहले पेंटागन के जो फिगर्स थे उसके मुताबिक वो 29 अरब डॉलर इस जंग पर अभी तक खर्च कर चुके हैं। और जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये खर्चा 50 अरब डॉलर से ज्यादा है। और ये सिर्फ डायरेक्ट मिलिट्री एक्सपेंस की बात हो रही है। दूसरी तरफ जो आम लोग हैं, जो गैस, ऑयल, फर्टिलाइजर और उसकी वजह से जो अशियाई ज़रूरिया की कीमतें बढ़ी हैं, उनकी वजह से जो इजाफी अखराजात उनको करने पड़ रहे हैं, उसका तखमीना अब तक कोई 60 अरब डॉलर से ज्यादा लगाया जा चुका है। उसकी वजह से जितने पोल्स हो रहे हैं इस वक्त, उन पोल्स में खास तौर पर जो मेगा सपोर्टर्स हैं, जिसमें कहा जाता है कि ऐसे नौजवान जो वाइट हैं, क्रिश्चियन हैं और उनके पास कॉलेज डिग्री नहीं है, वो मेगा की कोर बेस है, वो उनमें जो नया पोल आया है तकरीबन 20 पॉइंट्स की कमी हुई है डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट में। खास तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट के जो नंबर्स हैं, जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, उसमें उनके हिमायती भी उनसे खुश नहीं है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये अगर सूरत हाल इसी तरह बरकरार रही, फर्ज कीजिए कि आज कोई डील हो जाती है जिस तरह व्हाइट हाउस बार बार क्लेम कर रहा है, अगरचे ग्राउंड पर उसके आसार नजर नहीं आते, तब भी ये कीमतें मामूल पर आते आते कई हफ्ते बल्कि महीने भी लग सकते हैं। और इस दौरान में जो नवंबर के वस्त मुद्दती इंतखाबात हैं वो आ जाएंगे, और उनमें एक वाज़ेह शिकस्त इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की टीम को नजर आ रही है। लेकिन कल जो मीटिंग हुई है उसमें भी जब ये सवाल उठाया गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा कि वो इस बारे में कोई खास सोचते नहीं हैं, वो फिक्र में मुब्तला नहीं है, बल्कि वो ईरान की डील जो है उसके बारे में ज्यादा फिक्रमंद है, लेकिन आसार कुछ अच्छे नहीं है उनके लिए। ठीक। जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि अभी जो पीट हेग्सेथ हैं, सेक्रेटरी ऑफ वॉर अमेरिका के, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका के लिए ख़तरा नहीं है, और उन्होंने जो नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं तुलसी गैबर्ट, जो अब रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, लेकिन अभी काम कर रही हैं, उनके बयान को मुस्तरद भी किया है। ये क्यों, ये इशू क्यों आ रहा है बार बार कि पाकिस्तान के मिसाइल की रेंज क्या है? एक क्वेश्चन यहाँ पे भी मैंने अभी पढ़ रहा था कहीं पे कि पाकिस्तान को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की ज़रूरत क्यों है? देखिए, जहां तक अफसार साहब अमेरिकन अप्रोच है, ये स्टिक एंड कैरेट की अप्रोच रखते हैं जी। आप कुछ आवाजें नेगेटिव भी सुनेंगे और पॉजिटिव भी सुनेंगे। आज पाकिस्तान इज द ओनली ऑफ कार्ड, जो ऑफ रैंप का कार्ड है वो अवेलेबल है अमेरिका को। पूरी उनकी डिप्लोमेसी एक तरफ, पूरी उनकी मिलिट्री पावर, सारा ताकत एक तरफ, और ईरान को भी एक ही ऑफ कार्ड अवेलेबल है, ऑफ रैंप का एक ही कार्ड अवेलेबल, वो पाकिस्तान है। तो आई एम श्योर पीट हेग्सेथ अंडरस्टैंड करते हैं जो पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम है, रेंज इतनी ज्यादा हमें क्यों जरूरत है। देखिए, हमारा मिसाइल प्रोग्राम हो, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, हमारी कन्वेंशनल फोर्सेस जो भी है, वी हैव ओनली वन नोन इंश्राइंड, हमारे आइन में कह लें या हमारी रगों में खून में कह लें, एनिमी, दैट इज इंडिया, जिससे हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, क्योंकि वो हमारे वजूद को तस्लीम ही नहीं कर रहा। एंड विद दिस हिंदुत्व अप्रोच, तो अब तो उसने कन्वेंशनल एप्लीकेशन की भी है रिसेंट पास्ट में, ऑपरेशन संदूर की सूरत, और बार बार थ्रेट भी कर रहा है। वो जिधर अपना रेंज लेकर जाएगा अफसार साहब, जहां जहां से वो हमें हिट कर सकता है, जो रेंज होगी, पाकिस्तान ने उसको काउंटर क्विड प्रो को में करना ही करना है, टू नॉच अप करना है। तो वी हैव नो एनिमिटी अदर देन इंडिया। हाँ, अफगानिस्तान जैसे मुल्कों से सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, या फॉर दैट मैटर इन फ्यूचर ऑल्सो कोई ऐसा मुल्क जो इंडिया की बेस बनेगा, जो पाकिस्तान को अंडू करने की कोशिश करेगा, या पाकिस्तान के खिलाफ किसी साजिश में शामिल होगा, या पाकिस्तान के खिलाफ किसी जंग में शामिल होगा और वेल एस्टेब्लिश्ड सामने नजर आ जाएगा, पाकिस्तान विल टारगेट दैट, फॉर दैट मैटर वो कोई भी मुल्क हो। तो जहां अगर लेट्स से कि इंडियन मिसाइल रेंज समुंदर के जो प्लेटफॉर्म्स है उनमें कहीं ऐसी जगह पर चली जाती है जहां से वो स्टैंड ऑफ रह के पाकिस्तान को टारगेट कर सकते हैं, तो पाकिस्तान विल नॉट अलाउ देम टू स्टे स्टैंड ऑफ। वो उन टारगेट्स को भी हिट करने की सलाहियत जरूर रखेंगे। बाकी पाकिस्तान के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, वेल नोन फैक्ट, पूरी दुनिया जानती है, इट इज एंटी इंडिया, नो वन एल्स। अभी जो रिसेंटली रूस और अफगानिस्तान के वज़राए दिफा के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है, दिफाई मुआहिदा, वो आपके ख्याल में उसमें पाकिस्तान के लिए क्या खतरा है? जी देखिए, रशिया से ही रिपोर्ट्स आई हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें जो टेररिज्म वहां से स्प्रेड हो रहा है,
वो वहाँ से अफगानिस्तान की सरजमीन से रशिया खुद उसको मेंशन कर रहा है, ISIS-ISKP के बारे में जो बातचीत। बट एनीवेज रशियंस ने एक फैसला किया कुछ अर्सा पहले कि वो अफगानिस्तान के ये जो डिफेक्टो रूलर्स हैं, जो गो के उनको वो मानते नहीं है, लेकिन उनके साथ एक इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। इस वक्त कंटेस्टेशन चल रही है अबसार साहब इस पूरे रीजन के अंदर, और रशिया ऑलरेडी यूक्रेन में वॉर के अंदर है। दे आर ट्राइंग टू सेव, वो नहीं चाहते कि अब अफगानिस्तान को बिल्कुल छोड़ दें और यहाँ पे अमेरिकन का या किसी और का इन्फ्लुएंस बढ़े या उनकी प्रेजेंस बढ़े। बैकयार्ड में वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे अमेरिकन का इन्फ्लुएंस बढ़े या फॉर दैट मैटर किसी और मुल्क का, तो वो उनको ये लॉलीपॉप देते रहेंगे। बट एनीवेज अगर हम समझते हैं कि रशिया का ये जो भी हमारे अपने जो सॉवरन कंट्री है रशिया, वो अपना मुआहदा कर सकती है, गो कि वो ये नॉन स्टेट एक्टर्स की गवर्नमेंट एंड रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट नहीं है। बट एनीवेज दिस इज देयर ओन डील। बट एनीवेज जो भी पाकिस्तान के खिलाफ ऑलरेडी इंडिया इज सिटिंग इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, तो पाकिस्तान अगर रशिया की ये डील पाकिस्तान के लिए तो अगेंस्ट किसी आपने जो कहा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है इंडिया वहां बैठ के, तो अब रशिया भी अगर आ जाएगा, और रशिया और इंडिया के आपस के ताल्लुकात भी बहुत पुराने और स्ट्रेटजिक हैं, तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता मजीद नुकसान पहुंचेगा और पाकिस्तान इसी तरह ये नुकसान बर्दाश्त करता रहेगा, लाशें उठाता रहेगा। देखिए एससीओ के फोरम्स में जो रैट्स की ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर पाकिस्तान और रशिया की बड़ी ज़बरदस्त कोलैबोरेशन है। रशिया इज़ वेरी मच कॉग्निजेंट विद दी पाकिस्तानी कंसर्न्स, और उनको बिल्कुल पता है कभी भी वो ऐसी डील नहीं करेंगे या कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे वो डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ कन्फ्रंटेशन में आए। रशिया ऑल्सो नीड्स पाकिस्तान। रशिया इस वक्त चाइना का जो पिवटिंग है या चाइना का जो CPEC है उसके साथ जुड़ना चाहेगा, और कभी भी वो इनस्टेबल अफगानिस्तान नहीं चाहेगा। और रशियंस कोशिश भी करते रहे कि अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कोई बातचीत ना हो। तो आई थिंक इट इज मोर ऑफ ए पॉलिटिक्स, एक गैलरीज को दिखाने के लिए ज्यादा है। ऑन ग्राउंड इतनी कंक्रीट चीजें होती नजर नहीं आ रही जी मुझे। ठीक, वैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि 20 पॉइंट्स कमी आई है अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं, जो वाइट हैं, नौजवान हैं, लेकिन कॉलेज डिग्री नहीं है उनके पास और वो बेरोज़गार हैं। तो इसमें बताइएगा क्या ये इस दौरान ये जो कमी आई है, वहाँ पे हम ये भी सुनते हैं कि जो यंग जनरेशन है ख़ास तौर पे वो इसराइल की सपोर्ट पे बहुत कमी आई है, क्या ये रियल है? और इसमें जो कमी आई है इसराइल के लिए सपोर्ट पे, वो कोई पॉलिसी पे भी असरअंदाज होगी अमेरिकी पॉलिसी पे या नहीं, या इसराइल ही अमेरिका की पॉलिसी को चलाएगा? देखिए अबसार साहब, इस पूरी जंग में तो यही लग रहा है कि इसराइल ने बड़ी कामयाबी से अमेरिका को फोर फ्रंट पर खड़ा कर दिया है, और अब यह अमेरिका और ईरान की जंग बन गई है, और इसराइल बड़े मजे से पीछे होकर तमाशा देख रहा है। और बार बार ये इशारे मिलते हैं कि वो स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहे हैं। अभी भी आप ये देखिए कि जिस वक्त सदर ट्रंप ये ऐलान कर रहे हैं कि मुआहदा होने वाला है, तो साउथ लेबनान में अपने जो हमले हैं वो जारी रखे हुए हैं इसराइल ने, बल्कि वो वहां से फोर्स्ड इवैक्यूएशंस करवा रहे हैं लोगों की। और ये इसके बावजूद जबकि गजा में भी वो ये कार्रवाइयां अपनी जारी रखे हुए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम गजा के 70% इलाके पर कब्जा करेंगे। ये तमाम वो कार्रवाइयां हैं जिनकी वजह से इसराइल के खिलाफ एक सेंटिमेंट अमेरिकी नौजवानों में, खास तौर पर अगर आप पिछले दौर में चले जाएं सदर बाइडन के दौर में, तो आपने देखा था कि कैंपसेस पर मुजाहरे हुए थे बाकायदा इसराइल के खिलाफ, और उसको जिस तरीके से डील किया था बाइडन की हुकूमत ने, उसके खिलाफ एक गम गुस्सा था नौजवानों में, जिसकी वजह से सदर ट्रंप को फायदा हुआ। और बहुत सारे ऐसे नौजवानों ने जो ट्रेडिशनली वोट करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी को, उन्होंने भी सदर ट्रंप के हक में वोट कर दिया, सिर्फ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए। और अब वो नौजवान दोबारा मेरा ख्याल है कि ऐसी गलती नहीं करेंगे। खास तौर पर इस वक्त जो उन्हें नजर आ रहा है, सिर्फ जंग का मामला नहीं है, इसमें इन्फ्लेशन भी है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी है, और जो एक ओवरऑल पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी सदर ट्रंप ने इख्तियार की हुई है, जिसका एक डायरेक्ट असर अमेरिकी इकोनॉमी पर आ रहा है, ये तमाम वो वेरिएबल्स हैं जो इकट्ठे होकर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनकी जो मकबूलियत है उसमें मजीद कमी आएगी। ये आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं, लेकिन अभी जो कैंडिडेट्स है प्राइमरी में, वो तो वही कामयाब हुए हैं जिनको ट्रंप सपोर्ट कर रहा था। फिर ये कैसे कॉन्ट्रडिक्शन है?
देखिए, प्राइमरी के इलेक्शंस में और जो जनरल इलेक्शंस हैं उनमें बहुत फर्क होता है। प्राइमरी के जो इलेक्शन है उसमें सिर्फ उस जमात का वोटर अपने पसंदीदा जो उम्मीदवार है उसके हक में वोट करता है, जबकि जब आम इंतखाबात का वक्त आएगा तो तमाम वोटर जो हैं वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। और इस वक्त अमेरिका में सूरत हाल ये है कि कास्टिंग वोट जो है वो इमिग्रेंट्स के पास है, वो जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके पास है और नौजवानों के पास है। अब फॉर इंस्टेंस जो लैटिनो वोटर है जिन्होंने पिछले सदारती इंतखाबात में बड़ी भारी तादाद में वोट किया सदर ट्रंप के लिए सिर्फ इस उम्मीद पर कि वो इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, अब जो नए पोल्स आ रहे हैं उसमें हर 3 में से 2 वोटर जो लैटिनो है यानी तकरीबन 66%, वो सदर ट्रंप को दोबारा वोट नहीं करना चाहते। इसी तरह नौजवानों के जो पोल्स हो रहे हैं उसमें भी हमें यही ट्रेंड नजर आ रहा है। सो इम्कान यही है। और अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड को भी देखें, जब भी इस तरह की इकोनॉमिक सूरत हाल हुई है 1860 की दहाई से, जब से ये 2 पार्टी सिस्टम अमेरिका में राइज हुआ है, 41 दफा में से सिर्फ 4 दफा ऐसा हुआ है कि जो हुकूमती पार्टी है वो दोबारा मुंतखब हुई हो वस्त मुद्दती इंतखाबात में। पिछले 5 जो वस्त मुद्दती इंतखाबात थे उनमें सिर्फ 1 दफा ऐसा हुआ है, और तब भी जो इकोनॉमिक सूरत हाल थी वो इतनी मखदूश नहीं थी। सो इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल ऐसी नहीं है जिसको सामने रखकर ये कहा जा सके कि सदर ट्रंप सकते हैं, और ऐसी सूरत में जब उन्हें सिर्फ 5 नशिस्तों की बर्तरी हासिल है कांग्रेस के अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस सलीम साहब हमसे बात करने का। मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब हमसे बात करने के वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हॉट इशू हमारा आज का है बजट के बाद मज़ीद महंगाई होने जा रही है या महंगाई कम होगी, तनख्वाह में इजाफा होगा या नहीं होगा, ये सवालात हैं लोगों के जहनों पे जो इंतज़ार कर रहे हैं बजट का। हमें ज्वाइन किया खुर्रम हुसैन साहब ने जो माहिर मईशत हैं, उनसे बात करेंगे। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा आपके पास क्या इतलात हैं कि महंगाई में इजाफा होने जा रहा है इस बजट में, या हुकूमत कुछ रिलीफ भी देगी? अब तो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें 90 से भी कम हो गई हैं, $90 पर बैरल से भी कम हो गई हैं, जो कि तकरीबन वही है जो जंग शुरू होने से पहले था। क्या समझते हैं आप? सर साहब, गवर्नमेंट कोशिश करेगी और काफ़ी उनको प्रेशर आ रहा है कि रिलीफ दी जाए किसी सूरत में, लेकिन उनके पास गुंजाइश बहुत कम होगी। तो अभी वो यही सोच रहे हैं कि या तो सैलरीड क्लास के लिए टैक्सेस जो हैं वो किसी तरह से कम करके हम लोग कहीं और से वो रेवेन्यू लेके आए, लेकिन पीडीएल को कम करना, जो पेट्रोल के ऊपर जो टैक्सेस उन्होंने लगा दिया, ये बहुत मुश्किल लग रहा है। कोशिश मेरे ख्याल में करेंगे, लेकिन इनको फिर जो जितना कम करेंगे उतने ही टैक्सेस कहीं और इनको लगाने पड़ेंगे, और फिलहाल उनको ये नहीं समझ आ रही कि वो पैसे। अच्छा, ये बताइएगा, आपने पेट्रोलियम लेवी की बात की है। इस साल जो रवां साल है इसमें 1500 अरब रुपया टारगेट है, अगले साल के लिए 1727 अरब टारगेट रखा जा रहा है। ये लोगों को थोड़ा समझाएंगे आपके ये लेवी क्या है? ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? पहले तो ये बताएं। देखिए, ये टैक्स है ही नहीं, इसको इसलिए नाम ही इन्होंने लेवी दिया है। ये गवर्नमेंट की बुक में भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में बुक होता है। अगर ये टैक्स इसको नाम टैक्स का देते तो फिर सूबों के साथ शेयर करना पड़ता, तो इसको उन्होंने नाम लेवी दे दिया उसकी वजह से। और ये लेवी आई थी तो 2008-9। जी जी, आप चले वफाक ही लेता है, इसे वफाक लेता है, अपने पास रखता है, इसलिए लेवी, टैक्स नहीं कहते। लेकिन ये इनडायरेक्ट टैक्स के उसमें आएगी, ये नॉन टैक्स में बुक किया जाता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसको कहते हैं। तो ना इनडायरेक्ट टैक्स है ना डायरेक्ट। नॉन टैक्स तो है, लेकिन जो इनडायरेक्ट की जो खराबियां हैं वो इसमें भी हैं कि नहीं है, मेरा ये मतलब है पूछने का। बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये खराबियां हैं इसमें। तो मुझे ये बताएं। हाँ, बस मैं ठीक है, मैं अब यहाँ से बात आगे ले जाना चाहता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्सेस को कहा जाता है कि ये गरीब दुश्मन है, ये मिडिल क्लास दुश्मन है, और जो हुकूमतें इनएफिशिएंट होती हैं, नालायक होती हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ज़्यादा डिपेंड करती हैं बजाय डायरेक्ट टैक्सेस के जो अमीरों को लगाया जाता है। तो क्या हमारी हुकूमत, अब ये वाली जो हुकूमत है,
अब तो तकरीबन 4 साल हो गए इनको चलाते हुए, ये अपने आप को अभी तक डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ क्यों नहीं लेके आ रहे और गरीब को और मिडिल क्लास को क्यों कुचले जा रहे हैं इन डायरेक्ट टैक्सेस और लेवीज के जरिए? अब सर साहब, डायरेक्ट टैक्सेस पे इन लोगों ने जितना काम किया है, उससे उसका नतीजा एक ये निकला है कि जो लोग ऑलरेडी फाइल कर रहे हैं अपने रिटर्न्स, उनके ऊपर बोझ बढ़ता चला गया है। तो जो सैलरीड क्लासेस हैं, जो बिजनेस अभी चला रहे हैं और जो अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, उनके ऊपर जो बोझ है वो चढ़ता चला गया है। तो डायरेक्ट टैक्सेस से निकाला तो है इस गवर्नमेंट ने काफी अपने लिए रेवेन्यू। इनफैक्ट एक फास्टेस्ट ग्रोइंग रेवेन्यू हेड ही डायरेक्ट टैक्सेस रहा है सो फार, लेकिन वहां पे बेस को ब्रॉडन नहीं कर सके, यानी कि मजीद और उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स, जो बहुत सदियों से पाकिस्तान में लोग टैक्स पे करते आ रहे हैं शराफत से, उन्हीं के ऊपर बोझ जो है वो मजीद इंक्रीज किया जा रहा है। और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी एक अजीब व गरीब किस्म का अपना ही एक केस बन जाता है। ये ना इनडायरेक्ट टैक्स है ना डायरेक्ट टैक्स है, ये एक अलग ही चीज है बिल्कुल। और इसकी ऊपर जितना बोझ अब डाला जा रहा है, तारीख में मैंने नहीं देखा कभी भी कि इतना ज्यादा रेवेन्यू एफर्ट का बोझ जो है वो पीडीएल के ऊपर डाल से पूरा कर रहे हैं। और उसकी वजह एक तो ये है कि आसान है बहुत, आज आप टैक्स इसके ऊपर लगाया, कल से आपको रेवेन्यू आना शुरू होगा। लेकिन इसका अब नुकसान यही है कि ये हिट करता है गरीबों को भी और अमीरों को भी, सबको विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो प्रेशर बहुत है गवर्नमेंट के ऊपर कि इसको कम किया जाए, लेकिन उनको फिलहाल मैं अगर आप नजर नहीं। अब मैं कतई कलामी की माजरत चाहता हूँ, आपने कहा कि ये अमीरों और गरीबों दोनों को अफेक्ट करता है, लेकिन मैंने देखा है कि जो बड़ी गाड़ियों वाले हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से उन्हें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मोटरसाइकिल वाला या रिक्शा वाला या छोटी गाड़ी वाला, उसको पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाए तो बहुत फ़र्क पड़ता है उसके बजट पे, माहाना बजट पे। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक मिसनोमर नहीं है कि एक ही जैसा दोनों को नुकसान होता है, फ़र्क पड़ता है। नहीं, देखिए, नुकसान की अमाउंट शायद एक ही जितनी ना हो, लेकिन हिट तो दोनों को होता है इससे। अब आपने सही फरमाया कि अमीर जो है उसको ये हिट इतनी महसूस नहीं होती, लेकिन गरीब जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ बनता है ये वाली हिट। तो ये बात तो दुरुस्त है बिल्कुल। और लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को भी समझ नहीं आ रही कि हम लोग अगर यहाँ पे टैक्स कम करेंगे तो कहीं और हमें बढ़ाना पड़ेगा टैक्स, उतना ही रेवेन्यू कहीं और से लाने के लिए, और वो कहाँ पे करेंगे? सर, गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही है, गवर्नमेंट के अंदर विल पावर नहीं है। मेरे ख्याल में दोनों ही चीजें दुरुस्त है यहाँ पे अफसार साहब। विल पावर तो चाहिए इनको, और आई थिंक काफी साल पहले इनको दिखाना चाहिए था कि टैक्स के नेट को ब्रॉडन किया जाए, कि और ऐसी इनकम्स, चाहे वो रियल एस्टेट हो, प्रॉपर्टी हो, या एग्रीकल्चर हो, या और भी जितनी है अभी रिटेल एंड सर्विसेज में, उनको टैक्स के नेट में लाया जाए। लेकिन वहां तो कोई काम नहीं किया इन्होंने। तो अब ये लोग फंसे हुए हैं इस सिचुएशन में। और ये दूसरा बजट है, चले कि रिटेल का तो कह रहे हैं कि उनको फिक्स टैक्स के अंदर ले आएंगे, लेकिन जो मैं बचपन से, तो चले बचपन नहीं कहता, जवानी से ये सुनता आया हूँ कि बड़ी गाड़ियाँ, जिनके पास बड़े घर हैं, जो 5 स्टार 6 स्टार होटल्स में ठहरते हैं, जो फॉरेन ट्रैवल करते हैं, उनको सबको हम जनाब टैक्स नेट में ले आएंगे। ये 30 साल हो गए मुझे सुनते हुए। तो ये बेईमानी नहीं है हुकूमत के पार्ट पे, या संगदिली नहीं है हुकूमत के पार्ट पे कि इतने सालों से हम सुन रहे हैं और उनको अभी तक ये टैक्स नेट में नहीं ला सके। मैं अभी भी आपको अपने कई जानने वालों को बता सकता हूँ जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, लेकिन टैक्स नेट में नहीं है वो। रिटेल को तो छोड़ें, ये इनको क्यों नहीं नज़र आता? इतनी दुकानें हैं, बड़ी बड़ी शॉपिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे सिर्फ कैश में कारोबार होता है, ये FPR को नज़र क्यों नहीं आता? आई थिंक नजर तो आता है उनको, लेकिन जब इसके खिलाफ मूव करने की कोशिश करते हैं तो एक पूरा वेस्टेड इंटरेस्ट की एक गेम जो है वो चल पड़ती है। पहली चीज। दूसरी चीज, उनको एक और चीज जो नजर आती है कि इन लोगों के खिलाफ अगर आप सख्त कार्रवाई कर भी ले, आज जितना रेवेन्यू आप उससे हासिल करेंगे वो कभी किसी सूरत में काफी नहीं होगा गवर्नमेंट की प्यास बुझाने के लिए। उसके लिए आपको पूरे के पूरे सेक्टर्स इकोनॉमी के जो हैं, जो बाहर ऑपरेट कर रहे हैं, उनको अंदर लेके आना है। और वो बहुत एक बड़ा जॉब है, और उस जॉब को आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये जो इंडिविजुअल्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये ऑप्टिक्स के हद तक ठीक होगा,
कि दिखावट के लिए और देखने में ताकि लगे कि टैक्स एफर्ट जो है गवर्नमेंट की वो इवन हैंडेड चल रही है अमीर और गरीब के साथ साथ या अमीर और मिडिल क्लास सर्कल तो के साथ टूटेगा ना कहीं से, वो सारा सर्कल को तोड़ने इनटू ब्लैक इकोनॉमी। अफसार साहब, सर्कल को तोड़ने के लिए पूरे के पूरे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के जिनको अंदर खींच के लेके आना है, और वो जॉब बहुत बड़ी है। इस तरह नहीं होगा कि आपने चंद लोगों को तो सर्व कर लिया वहां से लेके आ गए। तो फिर इसका मतलब है कि तनख्वाहदार तबके को निचोड़ा जाएगा। फिलहाल तो यही लग रहा है, फिलहाल तो यही लग रहा है। जब तक इकोनॉमी गवर्नमेंट अपने विल पावर को नहीं इंक्रीज करेगी कि पूरे के पूरे सेक्टर्स को घसीट के इकोनॉमी के अंदर लाना का काम जो है बहुत बड़ा काम है, जब तक ये नहीं कर सकेंगे तो जो ऑलरेडी नेट के अंदर है उनको निचोड़ना पड़ेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया सैन साहब, हम हमसे बात करने का। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और मौजू पे बात करेंगे। और बात जो हुई है आज हमारे प्रोग्राम में, उससे तो यही लगता है कि पाकिस्तान में अगर आप ईमानदार हैं, कानून के पाबंद हैं, अपना टैक्स अदा करते हैं, टैक्स नेट में हैं, तो ये सिस्टम, ये निज़ाम आपको सज़ा देता है, आपको मज़ीद निचोड़ता है। लेकिन अगर आप इस टैक्स के निज़ाम से बाहर हैं, आपके पास ब्लैक मनी है, आप सबके हाथों को मक्खन लगा सकते हैं, अपने फ़ाइलों को पहिए लगा सकते हैं, तो ये निज़ाम इस मुल्क का आपको कुछ नहीं कहेगा। आपकी ज़िंदगी खुश होगी, खुशहाल होगी। लेकिन इस तरह मुल्क तो नहीं चलते। देखना यह है कि हमारी हुकूमत में रिजॉल्व आएगा तो कब आएगा कि वो उन लोगों को भी टैक्स नेट में लेके आए जिनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन मुल्क की तरक्की में उनका कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है या बहुत कम है। तो उम्मीद है कि इस बजट में हुकूमत गरीब आवाम का ख्याल करेगी, तनख्वाहदार तबके का ख्याल करेगी और मोटे मगरमच्छों पर हाथ डालेगी, उन सेक्टर्स को टैक्स नेट में लेके आएगी जिनके ना होने की वजह से पाकिस्तान टैक्स रेवेन्यू अपना इकट्ठा नहीं कर पाता। आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए खुदा हाफिज़।